हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। मैं उमेश सर, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकेंड का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने पुराने लेक्चर जो यूनिट सेकेंड में मैंने आपको बताया हुआ है वो सभी आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको इस क्लास में लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज को भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्द पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका क्या होता है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका बेसिकली क्या होता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको किसी भी सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, किसी वेक्टर का अगर हम लोग सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिलेशन बताता है किसके साथ, उसके वॉल्यूम इंटीग्रल, उसी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर के डाइवर्जेंस जो वेक्टर हमने कंसीडर किया है उसी वेक्टर के साथ अगर डाइवर्जेंस लेके अगर वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें तो उन दोनों के रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए। इसका पहले आप बताएंगे कि दिस थ्योरम रिप्रेजेंट अ यूजफुल रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, फिर कैसे लिखना है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ओवर वॉल्यूम वी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर का, ठीक है, और जो सरफेस इंटीग्रल ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ सेम वेक्टर। जो हमने सेम वेक्टर फील्ड लिया हुआ है उसी सेम वेक्टर फील्ड का ये आपका डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्लास ट्वेल्थ में हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो गॉस थ्योरम में हमने एक फॉर्मूला देखा था, गॉस थ्योरम में एक फॉर्मूला देखा था, फाई जो होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है किसका, ई डॉट डीएस वेक्टर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा पार्ट किसको दिखा रहा है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लक्स होता है वो भी आपका किसी एरिया के परपेंडिकुलरली पास होता है ना। यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। ठीक है, ये जैसे है, ये आपका इस एरिया से, जो ये एरिया हमने लिया है, जैसे मैं कोई अगर कॉपी ले लूं, यहाँ पे कोई अगर कॉपी ले लूं तो यहाँ पे इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलरली पास होती है, कितने नंबर में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स बेसिकली हमको वहां पे इस चीज के बारे में बताता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बताता था। ठीक है, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती थी। और यहाँ पे ये जो टर्म देखेंगे वही आप बिल्कुल सेम टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी किसको बताएगा, फ्लक्स को बताएगा। ठीक है, और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब मैंने आपको पता कई बार मैंने बता चुका है कि इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी वेक्टर फील्ड का फ्लो, किसी वेक्टर फील्ड का फ्लो। ठीक है, तो किसी क्लोज्ड सरफेस मान लो कि ये हमने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया और इसमें वॉल्यूम हमने क्या ले लिया, वी ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम वी ले लिया। तो अगर मैं क्या करूं, ये आपका वॉल्यूम वी ले लिया। ठीक है, तो इसका अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल एक वेक्टर फील्ड मान लेते हैं, ए वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ए आपका वेक्टर फील्ड है।
तो ए वेक्टर फील्ड का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आपका किसके बराबर होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो डीएस वेक्टर जो लगता है ये आपका किसके लिए लगता है? डीएस जो लगता है वो सरफेस इंटीग्रल के लिए लगता है। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रल आपका किसके बराबर होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डीवी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये भी आपको किसके बारे में बताएगा? डाइवर्जेंस क्या होता है? फ्लक्स के फ्लो यहाँ पे बराबर होता है। तो फ्लक्स आपका यहाँ पे कितना एंटर कर रहा है और ये आउटवर्ड निकल रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? एक फ्लो हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि ये फ्लो जो होता है कैसे इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और इसका प्रूफ अच्छे से देखेंगे। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? बेसिकली इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? हमेशा याद रखिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज होता है या एप्लीकेशन जब होता है जब हमको किसी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है। किसमें? वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को आज आपको इस प्रकार से डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करना है। तो प्रूफ हमको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना होगा। ठीक है, और क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करने के बाद उसमें एक वॉल्यूम कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो उसी फिगर को यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं। देखो यहाँ पे लेट कर लो कि ये आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये आपका कोई क्लोज सरफेस है। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे आपका ये आपका कोई भी क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि यस, और एक हमने कोई वॉल्यूम है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम है, इसको हमने क्या कर लिया? इसको कंसिडर कर लिया कि ये सरफेस जो यस हमने लिया है इस वॉल्यूम को क्या किया हुआ है? क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्लोज करने की बात जो मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो कि ये पूरा बोर्ड आपका कोई सरफेस है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और इस पे हमने एक वॉल्यूम यहाँ पे क्या रख दिया? वी, मतलब ये आपका पूरा बुक जो है, कॉपी जो है पूरा वॉल्यूम को दिखा रहा है। तो इसको अगर हम लोग रख देंगे उसके अंदर, तो ये क्या करेगा? सरफेस इस पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमने क्या मान लिया? v। अब क्या करना है? इस प्रूफ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस वॉल्यूम v को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और सरफेस को भी nth पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करके इन दोनों रिलेशन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है। तो मान लेते हैं कि अब देखो छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करें, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया? इसको, ये देखो हमने इसको क्या कर लिया? दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो जब दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो सरफेस भी आपका दो पार्ट में बट जाएगा, सरफेस भी दो पार्ट में बट जाएगा। अब इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मान लो कि ये आपका कोई भी सरफेस है। ठीक है, वॉल्यूम, अब इसको अगर हम लोग दो वॉल्यूम में अगर डिवाइड कर दें, अगर मान लो कि वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, दो भाग में कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम को दो भाग में कर दिया, तो सरफेस भी तो दो भाग में हो जाएगा जो कि इस वॉल्यूम को कवर करेगा। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है? S1 सरफेस है, DS1 सरफेस है, और जो वॉल्यूम है dV1। ठीक है, क्या लिया है? DS1 और dV1 हमने क्या लिया है? सरफेस और वॉल्यूम लिया है। इसी तरीके से इसको हमने क्या कर दिया? इसको नाम दे दिया S2 और इस वॉल्यूम को dV2। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं छोटे छोटे वॉल्यूम में इसको nth भाग में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो nth टर्म में जब nth भाग में डिवाइड करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आपको फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, वही सेम सरफेस है, लेट कर लेना है कि वही सेम सरफेस है।
अब देखो इसको जब nth पार्ट में मैंने डिवाइड करूंगा इस सरफेस को, तो वॉल्यूम भी तो nth पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। तो देखो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो nth पार्ट में जब डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसका सरफेस आपका ds1 है और इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे dv1। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अब इसका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ds2 और dv2। इस प्रकार से nth भाग में हमने क्या कर दिया, nth भाग में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए nth भाग में जब डिवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम एलिमेंट आपका आएगा वो आपका क्या क्या आया है, dv1, dv2, dv3 और डॉट 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 कहां तक हमने डिवाइड किया है, dvn तक डिवाइड किया। और सरफेस आपका कितने भागों में टूटा हुआ है, ds1, ds2, ds3 और डॉट 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 dsn तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स लिखने का तरीका हमारा क्या है, फ्लक्स जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। अगर हम लोग केवल सरफेस 1 के लिए बात करें, पहले सरफेस 1 के लिए लेंगे। ठीक है, पहले फॉर फर्स्ट सरफेस अगर लेते हैं, टोटल फ्लक्स लिखते हैं यहाँ पे, द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट dv1। dv1 के कारण अगर हम लोग फ्लक्स लिखते हैं तो फ्लक्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये इसको हम लोग phi1 से दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आपका पहला फ्लक्स लिख रहे हैं किसके कारण, लेट अस कंसीडर कि हम लोग किसके सरफेस, कौन से सरफेस के लिए लिख रहे हैं, केवल ds1 और dv1 के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसको हमने क्या लिख दिया, S1 लिख दिया और यहाँ पे वेक्टर फील्ड आपका सेम रहेगा, ds1 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज सरफेस S1 हो गया और इसके बाद ये आपका phi1 फ्लक्स आ गया। ठीक है, और हाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो आपका डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, मान लो ए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो किसको दिखाता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को दिखाता है। किसको दिखाता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को दिखाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको मैंने प्रूफ करके भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था और प्रूफ करके बताया था कि जो डाइवर्जेंस होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स को हम phi1 से दिखा रहे हैं, तो phi1 को क्या हम इस प्रकार से डेल डॉट ए वेक्टर डॉट v, जो वॉल्यूम हमने लिया है v1 लिया है तो dv1 इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग फ्लक्स को। तो अब देखो जब ये फ्लक्स यहाँ पे phi1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू dv1 से लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, तो अब आपको सारा स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं phi2 को लिखूं तो इसी प्रकार से phi2 के कारण जो फ्लक्स आएगा यहाँ पे s2 आएगा, a वेक्टर ds2 आएगा, ds2 वेक्टर और यहाँ पे आपका क्या होता है डेल डॉट a वेक्टर डॉट dv2। ठीक है, अब इसी तरीके से nth पार्ट का लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर nth पार्ट, फॉर nth सरफेस के लिए अगर हम लोग फ्लक्स लिखें और nth सरफेस के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, फ्लक्स लिखें, तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जो आपका टोटल फ्लक्स होगा nth सरफेस के लिए phi n आपका क्या हो जाएगा, ये आपका SN हो जाएगा और यहाँ पे A वेक्टर डॉट DSN और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर डॉट DVN के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi इक्वल टू क्या होगा, phi1 प्लस phi2 डॉट 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 phi n। ठीक है, अब पूरा फ्लक्स आपस में ऐड कर दीजिए,
तो यहाँ पे देखिए जब पूरा फ्लक्स आपस में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, फाइव इक्वल टू अब यहाँ पे सारा कुछ अगर लिखेंगे तो यहाँ पे S1 A वेक्टर DS1 वेक्टर प्लस ये आपका S2 और A वेक्टर DS2 और यहाँ पे डॉट 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 nth के लिए यहाँ पे SN और A वेक्टर DSN। ठीक है, इस फॉर्म में आपका फ्लक्स जो होगा इस साइड का ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से इक्वल टू आपका जो डाइवर्जेंस भी होगा वो भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, dv1 हो गया प्लस डेल डॉट ए वेक्टर dv2 हो जाएगा और यहाँ पे डॉट 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 डेल डॉट ए डॉट dv आपका n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल फ्लक्स आपका निकल के आ गया। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो फ्लक्स को अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 to n, इसको स्मॉल n लिखते हैं। ठीक है, अब 1 to n और यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस आपका यस आई हो जाएगा और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हमने क्या कर लिया, समेशन के टर्म में रख दिया। अब देखो इससे अगर यस आई की वैल्यू 1 रखोगे तो यही वाला टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, n रखोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो I इक्वल टू 1 to n स्मॉल n डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी वी आई के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जब दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका जो बाउंड्री होगा, ठीक है, अगर हमने क्या किया है, पहले इसको कई पार्ट में डिवाइड किया है, nth पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे फ्लक्स होगा, जैसे दो पार्ट में जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे एंटरिंग फ्लक्स जो भी होगा वो भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आउटगोइंग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर हम देखेंगे कि जो इस पार्ट से जो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे लेटेस्ट कंसीडर कि आप कोई मोबाइल फोन है, ये आपका 3D सरफेस है। ठीक है, इसको आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तो इसका जो यहाँ वाला फ्लक्स होगा, जो यहाँ पे जो टूटे हुए भाग का जो फ्लक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अब देखो इस पार्ट से जितना भी फ्लक्स आपका यहाँ पे इंटर बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस पार्ट से यहाँ पे अगर दोनों को अलग अलग देखें, देखो यहाँ पे ये फिगर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम को दो भाग में डिवाइड किया है तो ये आपका फ्लक्स जो होगा यहाँ से बाहर निकलेगा और इधर वाला फ्लक्स आपका इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये यहाँ पे आपका फ्लक्स जो होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, सॉरी ऊपर से कैंसिल आउट होगा ना, ये इस प्रकार से बाउंड्री से आपके सारे फ्लक्स आपके धीरे धीरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका पूरा जो इंटीग्रल होगा किसके लिए हो जाएगा, ये सरफेस यस के बराबर हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस यस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को यहाँ पे जो आपका इक्वल टू n भाग में हमने डिवाइड किया है, ये आपका पूरा सरफेस यस से इंक्लोज हो जाएगा, ये पूरा सरफेस यस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे देखो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ यस आपका ए वेक्टर ds वेक्टर और इधर आपका क्या था, समीशन I इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे क्या आया था,
यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट यहाँ पे dv1 डॉट नहीं dv1 आपका मल्टीप्लाई रहता है नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये भी स्केलर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। डाइवर्जेंस का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर आता है, तो स्केलर स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे नंबर ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो nth पार्ट में, जब n को हमने इनफाइनाइट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, सरफेस को n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो जो vi जो वॉल्यूम होगा वो कहां पे टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। क्यों, कैसे हुआ ये, अब देखो यहाँ पे कोई भी चीजें हैं, जैसे कोई भी 3D हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी आपका कोई भी एक आप कोई भी चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चॉकलेट है उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, दोनों दोनों पार्ट में से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। फिर उसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम 10 लोग में डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम जो बचेगा उसका बहुत छोटा बचेगा। तो इसी प्रकार से जब इसको हमने एन पार्ट में डिवाइड किया सरफेस को, तो जो वॉल्यूम था वो आपका किधर की तरफ टेंड कर रहा था, जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन से यहाँ पे जो ये सरफेस इंटीग्रल ए डॉट ds वेक्टर है, इसको यहाँ पे छोटे ये टेंड कर रहा है जीरो की तरफ आपका टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे इस समेशन को हम लोग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए वेक्टर डॉट dv1, ये आपका सॉरी v आपका जो पूरा टोटल वॉल्यूम है वो आपका dv के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रूफ इसका, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं किसको, डाइवर्जेंस सॉरी जो आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है उसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कई बच्चे देखिए पूछते रहते हैं कि सर और भी क्लासेस हमको इस टाइप के और क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, हमारा एक चैनल है वहां पे आ जाइएगा, इस तरीके से, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे आप ये डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम आप चैनल सर्च करिएगा, ठीक है। इस चैनल पे आने के बाद अगर और भी आप वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हो तो होम पे आने के, होम पे आप रहोगे, होम के आने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे टैप करना है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स और सारे सब्जेक्ट की इसी प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स की है तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले सिलेबस मिला है। फिर देखो फर्स्ट यूनिट में मैंने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर पढ़ाया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया है, ठीक है। और भी दो लेक्चर देखो अभी अपकमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट फर्स्ट में मैंने 3 लेक्चर लिया हुआ है। वही आप जब क्लासेस पे आओगे, जब आप क्लासेस में आओगे हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको इसी फर्स्ट यूनिट के 10 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे लाइन बाय लाइन सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ पे कुछ लेक्चर आपको देखना है तो यहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी आपको यहाँ पे सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज के बारे में देखो मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे कोर्स अगर यहाँ पे आपको देखना है तो देखिए आप हमारे नौदो बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इस समय 1250 रुपीज का पेमेंट करके ज्वाइन होते हैं, और जो 1250 रुपीज का जो पेमेंट होगा वो केवल वन टाइम पेमेंट होगा, ठीक है, केवल वन टाइम पेमेंट होगा। अगर वन टाइम पेमेंट आप करते हैं एक बार, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मंथली इतना पे करना है, आपको वन टाइम पेमेंट करना है, आपको पूरा बैच मिल जाएगा। अगर आप इस प्रकार इस समय ज्वाइन होते हैं तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट हैं और भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, कोई भी है उसके साथ शेयर करिए और यहाँ पे बताइए कि डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन है जिसको प्ले स्टोर से आसानी से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप कोर्सेस ले लीजिए,
और उसमें आपको 3 मंथ में हम लोग कोर्स कंप्लीट कर देंगे। कोर्सेज की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। आपको एक यूनिट एंड होने के बाद आपको इस यूनिट का प्रॉपर उस यूनिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल्ड हो जाइएगा। ठीक है, और हाँ, इस समय अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करते हैं, तो वहां पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेक्शन में आपको फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका वेक्टर अलजेब्रा, वो आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ के भी जज कर सकते हैं कैसा है क्लासेस, कैसे वहां पे चलती हैं क्लासेस। तो वहां पे आपको फर्स्ट यूनिट पूरा फ्री आपको मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जाइए, देखिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या पूछेगा? स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका, इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में, और सॉरी शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ये वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे सीधे आ जाना है इसके प्रूफ पे। जैसे मैंने लिखा है ये फिगर, ये दोनों फिगर यहाँ पे बनाइएगा, और यहाँ पे इसके बाद ये सारी लाइंस लिखना है, और ये लाइंस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस थ्योरम को प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछ देगा। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पहला है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज यूज्ड फॉर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज्ड फॉर। ठीक है, आपको दे देगा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे सरफेस को वॉल्यूम में, लाइन को वॉल्यूम में, या वॉल्यूम को लाइन में, वॉल्यूम को लाइन इंटीग्रल में, यहाँ पे या आपका क्या दे देगा, लाइन को सरफेस में, लाइन को सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है, या वॉल्यूम को किस में चेंज करता है, सरफेस में चेंज करता है। तो कोई भी आपका सरफेस, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है केवल एक ऑप्शन है सरफेस से वॉल्यूम, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सरफेस से वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एक एक टर्म से, अब हो सकता है कि गॉस डाइवर्जेंस का आपको फॉर्मूला ही पूछ दे। ठीक है, फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, इस यूनिट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो कि है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।